तुम्हें एक ऐसा कन्वीनियंस स्टोर मिल गया जो असली दुनिया और प्रलय वाली दुनिया अपोकैलिप्स के बीच आराम से आ जा सकता था। तुम्हें लगा था कि ढेर सारे ज़ॉम्बी तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर देंगे, लेकिन उस स्टोर के पास एक अजीब तरह की पूरी सुरक्षा थी। इसलिए तुमने सस्ते इंस्टेंट नूडल्स, पानी की बोतलें और हैम सॉसेज बहुत महंगे दामों में बेचने शुरू कर दिए। इस खतरनाक उजड़ी हुई दुनिया में तुम अपना खुद का बिजनेस साम्राज्य बनाने वाले थे। उसी समय तुम हाथ में गर्म फोन पकड़े अपनी गर्लफ्रेंड की ठंडी आवाज सुन रहे थे। चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। ग्रेजुएशन को 3 साल हो चुके थे, लेकिन तुम्हारे पास अब तक कोई बचत नहीं थी। तुम्हारी गर्लफ्रेंड अब तुम्हारी गरीबी से परेशान हो चुकी थी और अमीर लड़के वांग हाव के पास चली गई। कॉल खत्म होने के बाद तुम स्टूल पर उदास बैठ गए। पिछले कुछ सालों में तुमने अपने माता पिता के इलाज के लिए 3.5 लाख युआन उधार लिए थे, लेकिन आखिर में तुम्हारे माता पिता भी गुजर गए और कर्ज भी नहीं उतर पाया। लेकिन तभी सब कुछ घूमने लगा। चारों तरफ देखने पर तुम्हें समझ आया कि तुम अब प्रलय वाली दुनिया में पहुंच चुके हो। खिड़की के बाहर ढेर सारे ज़ॉम्बी थे। अचानक प्रकट हुई इस दुकान की तरफ सारे ज़ॉम्बी भागने लगे। अगले ही पल वे पागलों की तरह तुम्हारी तरफ दौड़े। तुमने सोचा अब सब खत्म, लेकिन जिस कांच टूटने की आवाज का इंतजार था वो कभी नहीं आई। जो दरवाजा हल्के धक्के से टूट जाता था वो अब बिल्कुल नहीं हिला। तभी तुम्हारी आंखों के सामने एक स्क्रीन दिखाई दी। वर्तमान दुनिया, प्रलय युग, स्टोर की स्थिति पूरी तरह सुरक्षित, डायमेंशनल ट्रैवल दोबारा 12 घंटे बाद इस्तेमाल होगा। मतलब अगर तुम 12 घंटे यहां टिके रहे तो वापस अपनी दुनिया में लौट सकते थे। तुमने बाहर के राक्षसों की तरफ देखा और परेशान होकर बालों में हाथ फेरा। दुकान मुश्किल से 20 वर्ग मीटर की थी और हर तरह के सामान से भरी हुई थी। ब्रेस्ड बीफ, इंस्टेंट नूडल्स, पानी की बोतलें, सॉसेज, ब्रेड, बिस्किट। असली दुनिया में इन सब की कीमत लगभग कुछ भी नहीं थी। लेकिन यहां तुम्हारे दिमाग में एक ख्याल आया। इस प्रलय वाली दुनिया में सबसे कीमती चीज सोना या हीरा नहीं, बल्कि साफ खाना और पानी है। तुम जल्दी से शेल्फ के पास गए और एक साधारण पानी की बोतल उठाई। असली दुनिया में इसकी कीमत सिर्फ 2 युआन थी, लेकिन जॉम्बी से भरी इस दुनिया में इसकी कीमत कितनी होगी? तुम्हें अपना 3,50,000 का कर्ज याद आया और गर्लफ्रेंड की बात, चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। तुमने पानी की बोतल खोली और लंबा घूंट लिया। अब तुम्हें इन 12 घंटों में अपनी पहली कमाई करनी थी। तुम सोचने लगे, क्या एक बोतल पानी के बदले 1 ग्राम सोना बहुत कम है? एक बोतल पानी बराबर 10 ग्राम सोना, एक पैकेट इंस्टेंट नूडल्स बराबर 100 ग्राम सोना। तुमने खुद को शांत किया। अभी सबसे पहले ग्राहक चाहिए थे, लेकिन बाहर दर्जनों ज़ॉम्बी खड़े थे। ऐसे में कौन इंसान यहां आने की हिम्मत करेगा? फिर भी 12 घंटे खाली बैठना तुम्हें मंजूर नहीं था। तुम्हारी नज़र ब्रेस्ड बीफ इंस्टेंट नूडल्स पर गई और तभी तुम्हारे दिमाग में एक प्लान बना। इस सड़ी हुई दुनिया में गर्मा गर्म खुशबूदार नूडल्स से ज्यादा आकर्षक क्या हो सकता है? तुमने केतली ऑन की। पानी उबलने लगा। दुकान में अब भी बिजली थी। लग रहा था कि यह सिस्टम वाली दुकान बाहर की दुनिया से पूरी तरह अलग है। कुछ ही देर में पानी उबल गया। नूडल्स की जबरदस्त खुशबू पूरी दुकान में फैल गई। तुम भी खुद को रोक नहीं पाए और मुंह में पानी आ गया। लेकिन फिर एक नई समस्या सामने आई। इतनी स्वादिष्ट खुशबू बाहर कैसे भेजी जाए? दरवाजा तो खोल नहीं सकते थे। तुमने दुकान में चारों तरफ देखा। आखिर तुम्हारी नजर एग्जॉस्ट हुड पर पड़ी। नूडल्स की खुशबू उसी छोटे रास्ते से बाहर निकलकर उस मरी हुई दुनिया में फैलने लगी। समय धीरे धीरे बीतता गया। न बाहर अब भी पूरी शांति थी। तभी अचानक आग की लपटों ने बाहर खड़े जॉम्बियों को जला दिया। तुमने खिड़की से देखा। वह एक लड़की थी। उसने आसपास के खंडहरों के बीच इस अजीब दुकान को देखा। दिलचस्प, ऐसी नरक जैसी जगह में भी कोई दुकान खोलने की हिम्मत करता है। वह सीधे दरवाजे की तरफ आई, लेकिन अगले ही पल किसी अदृश्य दीवार से टकरा गई। तुम भी अवेकंड हो? क्या यह तुम्हारी शक्ति है? कुछ देर चुप रहने के बाद उसने कहा, मैं नाइटिंगेल हूँ, शियाओ। वो कितने का है? सोना। उसने यह सुना और हंस पड़ी। अब कौन सोने का इस्तेमाल करता है? यहां मैं सिर्फ सोना लेता हूं। तुम्हारा रवैया काफी सख्त था।
नाइटिंगेल ने हाथ उठाया और आग का गोला तुम्हारी तरफ फेंका, लेकिन आग भी उस अदृश्य दीवार से टकराते ही गायब हो गई। तुम बोले, अब बिजनेस की बात करें। ठीक है, 1 कप नूडल्स कितने का? ज्यादा नहीं, 100 ग्राम सोना। तुम मुझे लूट रहे हो क्या? खरीदना है तो खरीदो। इतना कहकर तुमने उसे नजरअंदाज किया और खुद नूडल्स खाने लगे। तुम्हारे नूडल्स खाने की आवाज उसे और परेशान कर रही थी। नाइटिंगेल ने अनजाने में निगल लिया। उसे याद भी नहीं था कि आखिरी बार गरम खाना कब खाया था। आमतौर पर वो कबाड़ में मिले डिब्बा बंद खाने और एनर्जी बार्स से ही गुजारा करती थी, लेकिन ये चीजें बस उसे जिंदा रखती थीं, खाने का असली मजा नहीं देती थीं। वो बाहर खड़ी देख रही थी। अचानक उसका पेट जोर से गुर्राया, उसके गाल शर्म से लाल हो गए। तुमने ऐसे दिखाया जैसे कुछ सुना ही नहीं। मेरे पास अभी इतना सोना नहीं है, क्या बाद में दे सकती हूं? यहां उधार नहीं चलता। तुम कोई चैरिटी नहीं कर रहे थे, और वैसे भी 12 घंटे बाद तुम वापस चले जाते। कौन जाने वो समय पर सोना ला भी पाए या नहीं। आखिर तुमने नूडल्स खत्म किए और संतोष की डकार ली। फिर तुमने एक सॉसेज उठाई और ऐसे उसकी तरफ फेंकी जैसे सड़क के किसी आवारा कुत्ते को खाना दे रहे हो। नाइटिंगेल का शरीर सख्त हो गया। यह साफ अपमान था, लेकिन भूख ने उसकी इज्जत को हरा दिया। उसकी समझ कह रही थी कि उसे तुरंत सॉसेज उठाकर खा लेना चाहिए। वो 2.5 सेकंड रुकी और सिर्फ 3 निवालों में उसने पूरी सॉसेज खत्म कर दी। यह मेरी तरफ से ईमानदारी है। 100 ग्राम सोने में 1 कटोरा नूडल्स, सही दाम है। रुको, मैं अभी आती हूं। इतना कहकर वह तुरंत चली गई। नाइटिंगेल इतनी स्किल्ड थी कि अगर किसी कैंप या तबाही से पहले के किसी बैंक पहुंच जाए तो 100 ग्राम सोना पाना उसके लिए मुश्किल नहीं होगा। जाते जाते तुमने उसे फिर रोका। रुको, तुमने एक कोल्ड ड्रिंक निकाली जो तबाही से पहले हर जगह आसानी से मिलती थी, पर अब इसकी कीमत किसी महंगी वाइन जितनी थी। यह 50 ग्राम सोने की है। फिर तुमने स्पाइसी स्ट्रिप्स का पैकेट खोला। यह सस्ती है, सिर्फ 30 ग्राम सोना। ठंडी कोला, तीखी स्ट्रिप्स और गरम नूडल्स। प्रलय से पहले ये सब आम चीजें थीं, लेकिन अब ये किसी खजाने से कम नहीं थीं। नाइटिंगेल ने मुट्ठियां भींच लीं। अच्छा रहेगा अगर अगली बार स्टॉक ज्यादा रखना। और वह गायब हो गई। वह अभी इसी वक्त सोना लेने जा रही थी। इस समय डायमेंशनल ट्रैवल का कूलडाउन खत्म होने में अभी भी 10 और आधा घंटा बाकी था। तुमने अपना सप्लाई चेक करना शुरू किया। नूडल्स के 10 बॉक्स, बिस्लेरी स्प्रिंग पानी के 15 पैक, ढेर सारी स्पाइसी स्ट्रिप्स और काफ़ी सारे सॉसेज। तुम्हें कोने में 5 एग्स भी मिले। तभी तुम्हारे दिमाग में एक आइडिया आया। करीब 1 घंटे बाद बाहर जोरदार धमाका हुआ। नाइटिंगेल वापस आ गई थी। वो थोड़ी थकी हुई लग रही थी और उसके हाथ में एक ब्लैक बैग था। कम से कम 200 ग्राम गोल्ड, शायद उससे भी ज्यादा। तुमने चुपचाप उस आइटम को सेफ जोन में आने की परमिशन दे दी। तभी वो ब्लैक बैग किसी अदृश्य हाथ से उठा और धीरे से तुम्हारे पैरों के पास आ गिरा। नाइटिंगेल की आंखें फिर सिकुड़ गईं। ये आदमी उसकी सोच से भी ज्यादा रहस्यमयी था। सामान चेक करने के बाद तुमने इंस्टेंट नूडल्स, बर्फ जैसी ठंडी कोला और स्पाइसी स्ट्रिप्स निकाली। फिर नूडल्स तैयार किए। जब तुम नूडल्स लेकर दरवाजे तक पहुंचे तो नाइटिंगेल को लगा तुम खाना उसे दे दोगे, लेकिन तभी तुम रुक गए। तुमने जेब से एक एग निकाला और पूछा, मिस, एग ऐड करवाना है? कितने का? 50 ग्राम गोल्ड। नाइटिंगेल भड़क गई। सीधा लूट लो मुझे। जरूरी नहीं है खरीदना। इस दुकान के एग्स सिर्फ किस्मत वालों को मिलते हैं। इतना कहकर तुम एग वापस रखने लगे। तभी नाइटिंगेल ने जल्दी से कहा, रुको। नाइटिंगेल हमेशा दूसरों पर हावी रहने वाली ताकतवर फ्लेम अवेकनर थी, लेकिन आज उसे बार बार हार माननी पड़ रही थी। उसने कमर से बंधी छोटी लेदर पाउच में हाथ डाला और एक क्रिस्टल निकाला जो कबूतर के एग जितना बड़ा था। मेरे पास अभी और गोल्ड नहीं है, ये क्रिस्टल ले लो। तुमने सोचा, ये आखिर है क्या? तभी अचानक एक लाइट स्क्रीन सामने आई। हाई एनर्जी आइटम डिटेक्टेड, लो लेवल जॉम्बी क्रिस्टल कोर, ट्रांजैक्शन रिकमेंडेड। तभी तुम्हें समझ आया कि कन्वीनियंस स्टोर को असल में इन क्रिस्टल कोर्स की जरूरत थी। तुमने कन्वीनियंस स्टोर को पूरी तरह गलत समझ लिया था।
तुम अब तक यही सोच रहे थे कि 3,50,000 का कर्ज कैसे चुकाओगे, जबकि असल में इस स्टोर को क्रिस्टल कोर्स चाहिए थे। एक पल में समझ के बोले, ये घटिया पत्थर जैसा क्या है, देखने में भी कितना गंदा है। नाइटिंगेल बोली, ये जॉम्बी के दिमाग से निकला क्रिस्टल कोर है। अवेकनर्स अपनी ताकत बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। गोल्ड इसकी बराबरी भी नहीं कर सकता। तो क्रिस्टल कोर्स इस दुनिया की सबसे कीमती चीज थी। तुमने कंधे उचकाए। मुझे इस चीज का क्या करना? नाइटिंगेल गुस्से से कांप उठी। उसे लग रहा था कि तुम दुनिया के सबसे बेवकूफ इंसान हो। तुम्हें लगा वो कभी भी फट पड़ेगी, इसलिए तुमने लंबी सांस ली। ठीक है, ठीक है, तुम इतनी ईमानदारी से दे रही हो तो इस बार मान लेता हूं। जैसे ही तुमने ये कहा, क्रिस्टल कोर अचानक नाइटिंगेल की हथेली से गायब होकर सीधा तुम्हारी जेब में पहुंच गया। फिर इंस्टेंट नूडल्स, एक कोला और स्पाइसी स्ट्रिप्स लाकर नाइटिंगेल के सामने रख दिए। उसने फोर्क उठाया और टूट पड़ी। कटोरे में छोटे प्याज के टुकड़े तक नहीं छोड़े। फिर उसने कोला खोली, उसके बाद स्पाइसी स्ट्रिप्स का पैकेट खोला, सबको से एक एक करके खाने लगी। इस पूरे समय तुम बस चुपचाप उसे देखते रहे। मैं फिर आऊंगी, इतना कहकर नाइटिंगेल मुड़ी और अंधेरे में गायब हो गई। उसके जाने के बाद ही तुमने क्रिस्टल कोर बाहर निकाला। सिस्टम की आवाज गूंजी, एक बेसिक जॉम्बी क्रिस्टल कोर इंसानी जीन्स का लॉक तोड़ सकता है। इसे इस्तेमाल करने के बाद अवेकनर बनने का मौका मिलता है। अगर एब्जॉर्प्शन फेल हुआ तो शरीर तुरंत बेसिक पार्टिकल्स में टूट जाएगा। सक्सेस रेट 1% से भी कम है। ये कैसा मौका है? ये तो सीधा मौत का टिकट लग रहा है। तभी कन्वीनियंस स्टोर का नया प्रॉम्प्ट सामने आया। स्टोर की रेंज के अंदर होस्ट हर तरह के नुकसान से सुरक्षित रहेगा, चाहे फिजिकल डैमेज हो, एनर्जी अटैक, मेंटल कंटैमिनेशन या जेनेटिक कोलैप्स। तुमने क्रिस्टल कोर को देखा, मतलब था बिना किसी रिस्क के फायदा। इसे इस्तेमाल कैसे करना है? जवाब आया, सीधा निगल जाओ। तुम्हें नाइटिंगेल की हवा में आग पैदा करने वाली ताकत याद आई तो तुमने पूरा क्रिस्टल कोर निगल लिया। अगले ही सेकंड पूरे शरीर में भयानक दर्द फैल गया। तुम्हारा शरीर झींगे की तरह मुड़ गया। कुछ देर बाद दर्द खत्म हुआ और उसकी जगह शरीर में जबरदस्त ताकत भर गई। क्या अवेकनर बनने पर ऐसा लगता है? तुमने नाइटिंगेल की तरह आग बुलाने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। धत, क्या अवेकनिंग फेल हो गई? गुस्से में तुमने पास वाली शेल्फ पर मुक्का मारा। अचानक पूरी शेल्फ और उस पर रखा सामान गायब हो गया। तुम्हारा दिमाग किसी दूसरी स्पेस से जुड़ गया था और वहां वही शेल्फ रखी थी। तुमने हाथ बढ़ाया और शेल्फ वापस आ गई। तभी सिस्टम बोला, अवेकन्ड एबिलिटी, डायमेंशनल स्टोरेज, करंट कैपेसिटी 1 क्यूबिक मीटर। तुमने एक और नई अवेकन्ड एबिलिटी को अनलॉक कर दिया था। तुम बार बार स्पाइसी स्ट्रिप्स को स्टोर करके निकालते रहे और सोच में डूब गए। गोल्ड सिर्फ कर्ज खत्म करेगा, लेकिन असली चाबी तो क्रिस्टल कोर्स थे, जिसकी तुम्हें अब बहुत जरूरत पड़ने वाली थी। कूलडाउन खत्म होने में अभी 9 घंटे बाकी थे। तुम्हें ज्यादा से ज्यादा क्रिस्टल कोर्स इकट्ठा करने थे। अगर एक पैकेट नूडल्स की खुशबू से नाइटिंगेल आ सकती है तो 20 पैकेट क्या करेंगे? ये सोचकर तुमने बड़ा बर्तन निकाला और पूरे 20 पैकेट इंस्टेंट नूडल्स पका दिए। फिर तुमने रेंज हुड फुल स्पीड पर चला दिया। 3 ब्लॉक दूर एक टूटी बिल्डिंग में कुछ लोग छिपे थे। एक चेहरे पर निशान वाला आदमी बंदूक साफ कर रहा था। चश्मे वाला आदमी बोला, ब्रदर हु, शाओलू की हालत और खराब हो रही है। अगर दवा नहीं मिली तो वो नहीं बचेगा। चेहरे पे कट का निशान वाला आदमी, जिसे सब ब्रदर हु कहते थे, ने अपना सिर हिलाया। इस इलाके का सारा खाना पहले ही साफ किया जा चुका था और दवाइयां तो उससे भी ज्यादा मुश्किल से मिलती थीं। तभी नूडल्स की खुशबू वहां पहुंची। ब्रदर हु, कोई बाहर नूडल्स बना रहा है। उसका दिमाग बोला, ये ट्रैप है। एपोकैलिप्स में खुलेआम खाना बनाने वाला या तो पागल होता था या बहुत ताकतवर, लेकिन भूख से तड़पते शरीर लगातार चिल्ला रहे थे, ढूंढो, खाओ। चश्मे वाला आदमी भी बेचैन हो गया। ब्रदर हु, देर हो गई तो शोरबा भी नहीं मिलेगा। ब्रदर हु जानता था कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो भूख से मर जाएंगे। उसने खुद को आने वाले खतरे के लिए तैयार किया। तीनों ने अपनी बंदूकें और हथियार उठाए। आखिर वो लोग आगे बढ़े और एक छोटी कन्वीनियंस स्टोर तक पहुंचे। बाहर बड़ा इलेक्ट्रिक कुकर रखा था। उसमें इंस्टेंट नूडल्स और हैम सॉसेज उबल रहे थे
और तुम आराम से दरवाजे से टिके खड़े थे। ये जरूर ट्रैप है। तीनों आगे बढ़ने से डर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि आसपास और लोग भी छिपे हुए हैं। एक पलटी हुई गाड़ी के पीछे एक आदमी छिपा हुआ था। ब्रदर हु ने तुरंत चुप रहने का इशारा किया। शांत होकर देखने पर ब्रदर हु को और भी लोग घात लगाकर छिपे हुए दिखाई दिए। दूसरी मंजिल की खिड़की में एक परछाई थी और गली में कूड़े के पीछे किसी हथियार की चमक दिख रही थी। कम से कम 4 ग्रुप्स इस खुशबू से यहां पहुंच चुके थे। तुमने आराम से कहा, इतनी देर से देख रहे हो, भूख नहीं लगी? तुम्हारी आवाज ज्यादा तेज तो नहीं थी, पर बाहर इतना सन्नाटा था कि हर एक छुपे हुए व्यक्ति ने ध्यान से सुना। किसी ने जवाब नहीं दिया। तुमने बर्तन से सॉसेज निकाला और मुंह में डाल लिया। मेरे पास नूडल्स, पानी और काफी सॉसेज हैं। आखिर एक आदमी खुद को रोक नहीं पाया। कीमत क्या है? उसने पूछा। तुमने जवाब दिया, गोल्ड या क्रिस्टल कोर्स। सब लोग चौंक गए। क्रिस्टल कोर की बात समझ में आती थी, लेकिन सोने की कीमत एक स्टील की प्लेट जितनी भी नहीं थी। तभी कूड़े के ढेर के पीछे से आवाज आई, ये हमें बेवकूफ बना रहा है। चलो इसे मार देते हैं और खाना बांट लेते हैं। माहौल अचानक और तनाव भरा हो गया। हर कोई तेजी से सोच रहा था, लेकिन तुम बिना सिर उठाए अपने नूडल्स खाते रहे। तुम कोशिश कर सकते हो, लेकिन पहले मैं एक बात साफ कर दूं। जो कोई भी कोई हरकत करेगा, वो ट्रेड करने का हक खो देगा और केवल दूसरों को नूडल्स खाते और सूप पीते हुए बेबसी से देख पाएगा। कचरे के ढेर के पीछे छिपा आदमी अब और खुद को रोक नहीं सका। डैम इट, मैं ये सब नहीं मानता। उसने एक शॉटगन निकाली और 2 और लोग उसके पीछे से एक मशेटी और एक स्टील का पाइप लेकर बाहर आए। उस आदमी ने ट्रिगर दबा दिया, लेकिन जब गोली कन्वीनियंस स्टोर से 2.5 मीटर दूर इनविजिबल दीवार से टकरा गई, तुम जरा भी नहीं घबराए। तुमने एक और सॉसेज निकाला और उसे अपने मुंह में भर लिया। बाहर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। मशेटी और स्टील पाइप वाले उसके 2 साथी भी अपनी जगह पर जम गए। तभी लावारिस कार के पीछे छिपे आदमी को कुछ एहसास हुआ, क्योंकि फिजिकल अटैक काम नहीं करते। एक इनविजिबल वेव उसकी हथेली में जमा हो गई। साइकिक फोर्स का एक अदृश्य ब्लास्ट तुम्हारी तरफ शूट हुआ, लेकिन जब वो साइकिक ब्लास्ट सुविधा स्टोर से टकराया तो उससे जरा सी भी हलचल नहीं हुई। उसी पल हर कोई समझ गया, इस छोटे से हॉल के अंदर तुम्हें हराना इम्पॉसिबल था। यहां तक कि टाइगर ब्रो का आदमी भी ठंडे पसीने से भीग चुका था। उसे बहुत राहत मिली कि उसने अभी गुस्से में आकर कोई कदम नहीं उठाया था। तुमने आखिरकार अपने मुंह के नूडल्स खत्म किए। फिर तुमने कचरे के ढेर के पीछे वाले आदमी की तरफ देखा। मैंने पहले ही कहा था, जो कोई भी हरकत करेगा वो ट्रेड करने का हक खो देगा। क्या कोई और भी ट्राई करना चाहता है? पूरे इलाके में एक बार फिर मौत जैसा सन्नाटा छा गया। ठीक जब यह तनाव सबको पागल करने वाला था, हाई हील्स के चलने की रिदमिक आवाज करीब और करीब आती गई। सबने आवाज की तरफ देखा। यह नाइटिंगेल थी। टाइगर ब्रो उस औरत को पहचानता था, या यूं कहें कि इन खंडहरों में जो भी सर्वाइवर काफी समय तक जिंदा रहा था, उसने नाइटिंगेल के बारे में सुना था। एक टॉप अवेकेंड फाइटर जो आग को अपने हथियार की तरह इस्तेमाल करती थी। वह यहां क्या कर रही है? तुमने सच में काफी हंगामा खड़ा कर दिया है। मेरी मानो तो तुम सब अपने दिमाग से वो ख्याल निकाल दो जो तुम्हें नहीं सोचने चाहिए। अपने हाथों के इन कबाड़ हथियारों को भूल जाओ। मैं खुद भी इस स्टोर का बाल बांका नहीं कर सकी। टाइगर ब्रो ने एक गहरी सांस ली और धीरे से बाहर आया। उसने अपने हाथ खोलकर दिखाए कि उसके पास कोई हथियार नहीं है। दूसरे कोनों में छिपे लोग भी एक एक करके बाहर आने लगे। नाइटिंगेल ने बाकियों पर ध्यान देना बंद कर दिया। उसने अपनी बेल्ट से कुछ चीजें निकालीं। हर एक का वजन 1 किलो था। मुझे कुकीज, डिब्बा बंद खाना और पानी चाहिए। कोई भी ऐसा खाना जिसे ले जाना और स्टोर करना आसान हो। एक टॉप हंटर के लिए वो रेडी टू ईट प्रोसेस्ड फूड्स ज्यादा प्रैक्टिकल चॉइस थे। सबके सामने आसानी से एक डील पूरी हो गई। नाइटिंगेल ने खाना लिया, फिर वह मुड़ी और अंधेरे में गायब हो गई। सबका ध्यान फिर से तुम्हारी तरफ गया। इस बार कोई टेस्टिंग या मारने का इरादा नहीं था, सिर्फ प्योर डिजायर बची थी। अब तुम्हारी बारी है। तुम सब रूल्स समझते हो ना? खाने के बदले सोना या क्रिस्टल कोर, सिवाय उस आदमी के जो दरवाजे पर पहरा दे रहा है। बेशक वह आदमी आखिरकार और बर्दाश्त नहीं कर सका।
वह रेंगता और लड़खड़ाता हुआ तुम्हारे पास आया। प्लीज मुझे बस खाने के लिए एक निवाला दे दो। सूप का एक घूंट भी काफी है। सक्के पीछे खड़े दोनों साथी भी घुटनों के बल गिर पड़े और रहम की भीख मांगने लगे। आसपास के सर्वाइवर्स को उन पर कोई सिंपैथी नहीं हुई। मैंने कहा था, जिसने भी हरकत की वो अपना मौका खो देगा। ये कहने के बाद तुमने उन पर ध्यान देना बंद कर दिया। और कौन ट्रेड करना चाहता है? ब्रदर हु ने एक क्रिस्टल कोर निकाला और तुम्हारी तरफ बढ़ा दिया। तुमने कुछ और नहीं कहा और बस मुड़कर 3 बड़े बाउल निकाले। तुमने उन्हें नूडल्स और हैम सॉसेज से ऊपर तक भर दिया। ब्रदर हु ने नूडल्स का बाउल पकड़ा। उन तीनों ने तुरंत अपना मुंह बाउल में डाला और पागलों की तरह खाना खाने लगे। एक बार जब किसी ने पहला कदम उठा लिया तो पीछे खड़े लोग अब और खुद को रोक नहीं सके। नहीं बॉस, मैं ट्रेड करूंगा। मैं भी? मेरे पास क्रिस्टल कोर हैं। जिस आदमी ने पहले तुम पर अटैक किया था उसने चुपचाप 2 क्रिस्टल कोर निकाले। तुमने बिना किसी एक्सप्रेशन के उन्हें ले लिया और उसे भी एक बाउल दे दिया। कुछ लोगों ने सोने की ज्वेलरी निकाली तो कुछ ने अलग अलग साइज के क्रिस्टल कोर निकाले। थोड़ी ही देर में तुम्हारे काउंटर के नीचे 1 दर्जन से ज्यादा क्रिस्टल कोर का ढेर लग गया और नूडल्स का बड़ा बर्तन धीरे धीरे खाली हो रहा था। लेकिन तभी पहले वाले वो 3 आदमी पूरी तरह से निराशा में डूब गए। अगर मुझे खाने को नहीं मिलेगा तो वह तुरंत एक दुबले पतले सर्वाइवर पर झपटा। नूडल्स और सूप पूरे फर्श पर फैल गए। खाना खा रहे बाकी सर्वाइवर्स भी रुक गए। एक ठंडी और गुस्से भरी घूर के साथ उन्होंने उस पागल आदमी को देखा। तुमने भी अपने नूडल्स खाना बंद कर दिया और इस तमाशे को देखने लगे। अचानक आग का एक गोला फटा। इससे पहले कि वह चीख भी पाता, उसका पूरा शरीर राख में बदल गया। उसके 2 साथियों का भी यही अंजाम हुआ। वो तीनों इस दुनिया से पूरी तरह गायब हो गए। नाइटिंगेल धीरे से अंधेरे से बाहर निकली। तुमने फ्रीजर से कोक का एक कैन निकाला और नाइटिंगेल की तरफ उछाल दिया। तुमने कुछ नहीं कहा। तुम बस बर्तन में नूडल्स चलाते रहे। ट्रांजैक्शन एकदम शांति से चलता रहा। ब्रदर हु और बाकी दोनों अपने नूडल्स पहले ही खत्म कर चुके थे। उन्होंने सूप का आखिरी कतरा भी पी लिया था। खंडहरों के हर कोने से ज्यादा लोग आ रहे थे। सुविधा स्टोर के शेल्फ्स बहुत ही हैरतंगेज स्पीड से खाली हो रहे थे। किसी ने भी कीमतों की शिकायत नहीं की और किसी ने कोई हंगामा नहीं किया। अंत में तुमने स्टोर की हर चीज बेच दी। नाइटिंगेल ने अपने हाथ का खाली कोक कैन फेंक दिया। वह तुम्हारे पास आई। तुमने तो बहुत पैसे बना लिए। तुम अगली बार कब वापस आ रहे हो? मुझे नहीं पता। नाइटिंगेल ने तुम्हें काफी देर तक देखा, फिर वह मुड़ी और अंधेरे में गायब हो गई। सबके जाने के बाद पूरा स्क्वायर पूरी तरह से शांत हो गया। एक सोच के साथ तुमने डायमेंशनल वेयरहाउस खोला। उसके अंदर 100 किलो से ज्यादा सोना था। वहां 33 क्रिस्टल कोर भी थे। हालांकि क्रिस्टल कोर को निगलने से भयंकर दर्द होता था, तुमने 1 सेकंड के लिए भी झिझक नहीं दिखाई। तुमने एक ही घूंट में उन सबको निगल लिया। इस बार यह तेज दर्द नहीं था, बल्कि अंदर से चीर दिए जाने का एक अनइमेजिनेबल एहसास था। अगर तुम सुविधा स्टोर के अंदर नहीं होते तो तुम्हें लगा कि एनर्जी की वो लहर तुम्हें पल भर में टुकड़ों में चीर देती। जब तुमने दोबारा अपनी आंखें खोली तो तुमने छत पर एक कीड़े को देखा। उसके पंख बहुत ही असामान्य रूप से धीमी गति से फड़फड़ा रहे थे। तुमने दरवाजे के बाहर ज़ॉम्बीज के गले से निकलने वाली धीमी गुर्राहट सुनी। तुम्हारे सेंसेस एक अनबिलीवेबल लेवल तक बढ़ गए थे। तुमने शेल्फ के बगल की खाली जगह की तरफ हाथ बढ़ाया और मुट्ठी भींची। एक हल्के कंपन के साथ वो शेल्फ धीरे धीरे हवा में तैरने लगा। तुमने तुरंत सिस्टम स्क्रीन को सामने बुलाया। अवेकेंड एबिलिटी, फर्स्ट लेवल डायमेंशनल स्टोरेज, करंट कैपेसिटी 1000 क्यूबिक मीटर। अवेकेंड एबिलिटी, टेलीकाइनेटिक कंट्रोल, दूर से 50 किलो तक की चीजों को मैनिपुलेट कर सकता है। तुमने असल में एक दूसरी एबिलिटी जगा ली थी। बाकी समय के लिए तुमने शांति से काउंटडाउन खत्म होने का इंतजार किया। जैसे ही तुम्हें फिर से वो ट्विस्टिंग एहसास हुआ, तुम अपनी ओरिजिनल दुनिया में लौट आए। डायमेंशनल ट्रैवल कंप्लीट, करंट वर्ल्ड अर्थ, अर्थ से अगले जंप तक का समय 12 घंटे। अभी सुबह नहीं हुई थी। तुम वापस फोल्डिंग बेड पर गए और कुछ घंटों के लिए सो गए। तुम एंटीक मार्केट की एक पुरानी दुकान पर पहुंचे। बॉस, क्या आप सोना खरीदते हैं?
मालिक ने प्योरिटी और वो कहाँ से आया है इसके बारे में पूछा। तुमने 2 सोने की ईंटें बाहर निकाली। उस भारी आवाज ने मालिक को तुरंत सीधा बैठने पर मजबूर कर दिया। बढ़िया माल है। एक दाम 5,80,000। 7 लाख। लड़के, ये बहुत ज्यादा है। मैं यहां रिस्क ले रहा हूं और मुझे अभी भी लोगों को पैसे देने हैं। 7 लाख। दुकान का मालिक पूरे आधे मिनट तक चुप रहा। फिर तुम्हारे अकाउंट में 7 लाख का ट्रांसफर आ गया। तुमने तुरंत कर्ज वसूलने वाले को कॉल किया। हेलो, कौन है? शियाओ घू। तो आखिरकार तुमने कॉल करने का फैसला कर ही लिया। तुमने पैसे का जुगाड़ कर लिया? बिल्कुल। शहर के वेस्ट साइड वाली पुरानी नंबर 3 सीमेंट फैक्ट्री। आज दोपहर 3 बजे पैसे लेकर आ रहा हूं। दोपहर 3 बजे सीमेंट फैक्ट्री में ब्रदर बाव के पीछे 7-8 गुंडे खड़े थे। ये देखकर कि तुम्हारी सच में अकेले आने की हिम्मत हो गई, उसने अपने मुंह से सिगरेट का टुकड़ा थूक दिया। पैसे कहाँ हैं? आईओयू कहाँ है? ब्रदर बाव मुस्कुराने लगा। हाल ही में कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। मेरे लड़कों को भी तो खाना है। फिर उसने 5 उंगलियां उठाईं। 5 लाख। मैं तुम्हारे सामने ही आईओयू जला दूंगा। मुझे रूल्स तोड़ने वाले लोग पसंद नहीं हैं। मैं तुम्हें 3.5 लाख वापस करने वाला था, लेकिन अब मैं सिर्फ 2 लाख दे रहा हूं। ब्रदर बाव का चेहरा सुन्न पड़ गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि उसने अभी क्या सुना। तूने कितना बोला? 2 लाख। एक फूटी कौड़ी भी ज्यादा नहीं। उसके बगल के एक गुंडे ने तुरंत स्टील का पाइप उठाया और तुम्हारी तरफ घुमाया। तुमसे सिर्फ 4 इंच दूर। वह रुक गया। तुमने उसे कैजुअली एक हाथ से पकड़ लिया था। वो गुंडा ऐसे उड़ता हुआ गया जैसे किसी ट्रक ने टक्कर मारी हो। उसकी दर्दनाक चीख गूंज उठी, पकड़ो इसे। लेकिन चाहे वे कितने भी थे, वे तुम्हारी कोहनी के कुछ वार भी नहीं सह सके। थोड़ी ही देर में कई गुंडे ब्रदर बाव के सामने पसरे पड़े थे। उनका पूरा शरीर बुरी तरह कांप रहा था। मेरे पास मत आना, मैं बता रहा हूं, मेरा बॉस ब्रदर चोंग है। ब्रदर बाव ने जल्दी से कागजों का एक बंडल निकाला। ब्रदर बाव के ठीक सामने। तुमने 2 लाख गिने। ये 3.5 लाख होने चाहिए थे, लेकिन अब इसकी कीमत सिर्फ 2 लाख है। फिर तुमने आईओयू फाड़ दिया और जाने के लिए मुड़ गए। तुम्हारे पास अभी भी कुछ और जरूरी काम थे। तुम यूज्ड कार मार्केट गए। थोड़ी देर बाद तुमने एक यूज्ड वैन सबसे बड़े फूड होलसेल मार्केट तक ड्राइव की। इससे पहले कि क्लर्क कुछ बोल पाता, तुमने कहा, हेलो, मुझे 200 केस इंस्टेंट नूडल्स, 100 केस सॉसेज, 200 केस कंप्रेस्ड बिस्किट्स, 100 केस डिब्बाबंद बीफ और 500 केस पानी की बोतलें चाहिए। हालांकि वे ऑर्डर का साइज देखकर हैरान थे, लेकिन फिर भी उन्होंने काफी जल्दी तुम्हारे लिए सब कुछ तैयार कर दिया। तुम्हें सारा माल बाहर निकालने में पूरा 1 दिन लग गया। डायमेंशनल क्रॉसिंग अभी भी 2 घंटे बाकी थे। कल की पहली ट्रेड में प्रॉफिट ज्यादा करने के लिए बहुत सारा सोना खंडहरों से आखिरी मिनट में इकट्ठा किया गया था। तुम्हें वॉल्यूम पर भरोसा करना था और अलग अलग स्ट्रॉन्ग होल्ड्स के साथ काम करना था और उनसे सोना इकट्ठा करवाना था। बाकी बचे 2 घंटों में तुमने अच्छा खाना खाने और अपने पुराने रूप को अलविदा कहने का प्लान बनाया। तुम शहर के सबसे लग्जरी रेस्टोरेंट गए कि वैले को लगा कि तुम वहां पार्किंग की जगह चुराने आए हो। सर, यहां हमारे रेस्टोरेंट में? लेकिन तुमने बस सोयाबीन के साइज का एक सोने का टुकड़ा निकाला और वैले को दे दिया और उसे अपनी कार ठीक से पार्क करने को कहा। जैसे ही सोने का वो टुकड़ा उसके हाथ में गिरा, उस भारी वजन ने वैले को वहीं अपनी जगह पर जमा दिया। सॉफ्ट लाइटिंग और अच्छे कपड़े पहने मेहमानों ने हर चीज को बहुत ही एलिगेंट और शांत बना दिया था। ये पहले वाली उस एपोकैलिप्टिक की दुनिया के बिल्कुल उल्टा था। तुम बस मेन्यू देख ही रहे थे कि पास से एक औरत की आवाज आई, शियाओ गू। ये आवाज तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड जियांग कियान की थी। उसके बगल में खड़ा आदमी एक अमीर वारिस वैंग हाउ था। उसने जियांग कियान की कमर में हाथ डाला और तुम्हारी तरफ चल दिया। क्या तुम यहाँ बर्तन धोने की नौकरी के लिए अप्लाई करने आए हो? यहाँ एक स्टेक की कीमत 3,800 है। तुम्हारी महीने की सैलरी से एक निवाला भी नहीं आएगा। बहुत शोर है। अपने हेड शेफ से कहो कि वो तय करे कि क्या सर्व करना है, जो भी वो सबसे अच्छा बनाता हो। वैंग हाउ की आवाज तेज की। क्या तुम बहरे हो? मैं तुमसे बात कर रहा हूं, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। जियांग कियान को अचानक लगा कि तुम पूरी तरह से एक अजनबी हो। हंगामा सुनकर रेस्टोरेंट मैनेजर दौड़कर आया। सर प्लीज शांत हो जाइए,
प्लीज दूसरे मेहमानों को डिस्टर्ब मत कीजिए। जब वैंग हाउ ने मैनेजर को देखा, मैनेजर, जो तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो, तो तुम्हारा रेस्टोरेंट अब किसी को भी अंदर आने देता है। ऐसे इंसान को यहां बैठने देना तुम्हारे रेस्टोरेंट का क्लास गिरा रहा है। मैनेजर, जो बेशक वैंग हाउ को जानता था, उसने ध्यान दिया कि तुम कितने अजीब तरीके से शांत थे। मिस्टर वैंग, हमारा रेस्टोरेंट हर मेहमान को एक समान मानता है। मिस्टर शियाओ, हमें बहुत खेद है, हम आपको सही सर्विस देने में फेल रहे और आपका डाइनिंग एक्सपीरियंस खराब किया। उसने तुरंत एक नए सर्वर से तुम्हें प्राइवेट रूम में ले जाने को कहा। शुरू से लेकर अंत तक तुमने वैंग हाउ की आंखों में देखा तक नहीं। वैंग हाउ अभी भी कुछ कहना चाहता था, लेकिन मैनेजर जो ने उसकी बात काट दी। मिस्टर वैंग, प्लीज तुरंत तमाशा करना बंद करें। प्राइवेट रूम में तरह तरह की शानदार डिशेस सर्व की गईं, तो तुम्हें एहसास हुआ कि इनमें कुछ खास नहीं था। खाना खाने के बाद तुम वापस सुविधा स्टोर लौट आए। उस समय 150 सेकंड बचे थे अगली यात्रा तक। जब समय खत्म हुआ तो शहर का शोर तेजी से गायब हो गया और उसकी जगह एपोकैलिप्स के सन्नाटे ने ले ली। 12 घंटे का ट्रेवर्सल कूलडाउन भी घटकर 11 घंटे हो गया था। तुमने अंदाजा लगाया कि जैसे जैसे ट्रेवल की गिनती बढ़ेगी, तुम आखिरकार एपोकैलिप्स और रियल वर्ल्ड के बीच फ्री होकर ट्रेवल कर पाओगे। तुम अपने आसपास कई नजरें खुद पर महसूस कर सकते थे। पिछली बार के सर्वाइवर्स ने पहले ही रहस्यमयी सुविधा स्टोर की खबर हर जगह फैला दी थी। लगभग 10 मिनट बाद एक परछाई सुविधा स्टोर की तरफ आई। मेरा नाम स्कॉर्पियन है, मैं रॉक स्ट्रॉन्गहोल्ड की तरफ से आया हूं। मैं तुम्हारे साथ एक डील के बारे में बात करना चाहता हूं। हमारे स्ट्रॉन्गहोल्ड को भारी मात्रा में सप्लाईज चाहिए, खाना, पानी, दवाइयां और हथियार। मैं हथियार नहीं बेचता। स्कॉर्पियन के चेहरे पर कोई निराशा नहीं थी। उसे पहले ही इस जवाब की उम्मीद थी। उसने अपनी जेब से एक सोने की ईंट निकाली और उसे टेबल पर रख दिया। यह एडवांस है, हमें उम्मीद है कि तुम हमें बेहतर प्राइस दोगे। मेरी कीमतें सबके लिए एक जैसी हैं। उसके पीछे अंधेरे में कुछ हल्की हलचल हुई। स्कॉर्पियन ने शांत करने के इशारे में अपना हाथ उठाया। हम इस बारे में सीरियस हैं। तुमने शेल्फ पर रखे डिब्बा बंद मीट की तरफ बिना छुए हाथ बढ़ाया। वह तैरता हुआ काउंटर की तरफ आ गया। स्कॉर्पियन ने सोचा था कि तुम्हारा एकमात्र एडवांटेज वो ना टूटने वाला डिफेंस था। उसे उम्मीद नहीं थी कि तुम खुद एक पावरफुल अवेकन्ड इंसान होगे। एक केस डिब्बा बंद खाना, एक सोने की ईंट। हमें एग्जैक्ट नंबर चाहिए। हमें जानना है कि तुम्हारे पास असल में कितना स्टॉक है। ये इस विजिट की एक वजह भी थी। तुमने एक हल्की सी मुस्कान दी और चुटकी बजाई। पानी की बोतलों का एक छोटा सा पहाड़ हवा में से जमीन पर प्रकट हो गया। क्या इतना काफी है? अगर नहीं, तुमने फिर चुटकी बजाई। एक और छोटा पहाड़ प्रकट हुआ, इस बार कंप्रेस्ड बिस्किट्स का। उसके सामने खड़े आदमी के पास पेस की भी ताकत थी। तुम कीमत कैसे तय करते हो? मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, एक सोने की ईंट के बदले एक केस डिब्बा बंद खाना हम सब ले लेंगे, लेकिन हमें तैयारी करने के लिए समय चाहिए। सोने के बदले सामान का ट्रेड किया जा सकता है। अगर तुम बल्क में खरीदना चाहते हो तो तुम्हें अलग कीमत चुकानी होगी। क्रिस्टल कोर को ट्रेड के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यह स्ट्रॉन्गहोल्ड के वजूद का आधार है। वह तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। जैसे ही तुमने बोलना खत्म किया, वो दोनों छोटे पहाड़ हवा में गायब हो गए। शुरू से अंत तक इस डील का कंट्रोल तुम्हारे हाथों में था। अगर स्कॉर्पियन ट्रेड करने से मना करता है तो एक बार जब दूसरी आउटपोस्ट सहमत हो जाएंगी तो रॉक आखिरकार टिक नहीं पाएगा और पूरी तरह बिखर जाएगा। हमें एक फिक्स एक्सचेंज रेट चाहिए। पानी के लिए 100 सोने की ईंटें और 10 क्रिस्टल कोर। जहां तक बिस्किट्स की बात है, कीमत दोगुनी है। स्कॉर्पियन की मुट्ठियां उसके साइड्स पर कस गईं। यह अब सिर्फ एक बेतुकी कीमत नहीं रह गई थी, यह खुलेआम लूट थी। स्कॉर्पियन ने खुद को शांत करने के लिए एक गहरी सांस ली। मुझे वापस जाकर इस सोने की ईंट के बारे में लीडर को रिपोर्ट करना होगा। इसे रास्ता पूछने की अपनी फीस समझ लो। तुमने सिर हिलाया और सोने की ईंट अपनी जेब में रख ली। स्कॉर्पियन ने कुछ नहीं कहा। वो धीरे से वापस अंधेरे में चला गया। तुम काउंटर पर वापस गए और पहले से ही बेदाग काउंटर टॉप को शांति से पहुंचने लगे। 10 मिनट और बीत गए। 3 परछाइयां उभरी। एक चश्मा पहने अधेड़ उम्र का आदमी था। उसके पीछे 2 सैनिक आ रहे थे। हेलो बॉस, मेरा सरनेम जी है। हर कोई मुझे प्रोफेसर जी बुलाता है। मैं लाइट हाउस शेल्टर से हूं। तुमने कुछ नहीं कहा। तुम बस उसे चुपचाप देखते रहे।
इकोनॉमिक नज़रिए से तुम्हारा मौजूदा मॉडल लंबे समय तक नहीं चल सकता। एक बार जब कोई आउटपोस्ट बड़ी संख्या में क्रिस्टल कोर खो देती है तो उसका पतन तय है। जब ऐसा होगा तो तुम्हारा सामान कौन खरीदेगा? इससे बचे हुए क्रिस्टल कोर और भी कीमती हो जाते हैं। प्रोफेसर जी के चेहरे की मुस्कान पूरी तरह जम गई। तुम्हें किसी सिस्टम या किसी फ्यूचर की कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि सिर्फ तुम्हारे पास ही कीमतें तय करने की पावर थी। तभी नाइटिंगेल अंधेरे से बाहर निकली। एक क्रिस्टल कोर तुम्हारे काउंटर पर गिरा। तुमने एक शब्द भी नहीं कहा। तुमने राइस मील, मीट का केन और 2 मिनरल वाटर की बोतलें निकाली। नाइटिंगेल ने सामान लिया और मुड़कर चली गई। पूरी बातचीत, लेन देन सन्नाटे में हुई। उसकी सो कॉल्ड रैशनल एनालिसिस पूरी तरह से एक मजाक बन गई थी। पानी के लिए 100 सोने की ईंटें और 10 क्रिस्टल कोर, उस रेट पर पानी मिल जाएगा, लेकिन इसका एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। तुमने अभी जो बकवास की उसने मेरे 3 मिनट बर्बाद कर दिए, इसलिए अब तुम्हें 15 क्रिस्टल कोर देने होंगे। हम ट्रेड करेंगे। तुम्हारे सामने खड़ा आदमी शायद वेस्टलैंड का सबसे ताकतवर अवेकंड न हो, लेकिन उसका सुविधा स्टोर अनबीटेबल था। 100 सोने की ईंटें और 15 क्रिस्टल कोर लेकर आओ। लगभग 20 मिनट बाद दूर से इंजनों की दहाड़ सुनाई दी। तुम्हारे सामने 2 मेटल के केस रखे गए। एक सोने की ईंटों से खचाखच भरा था और दूसरे में 15 क्रिस्टल कोर थे। तुमने भी बाउंड्री के पार पानी के केस पर केस फेंक दिए। ट्रेड पूरा होने के बाद स्कॉर्पियन वापस आ गया था। उसके पीछे 20 लोगों की एक टीम भी थी। लगभग बिना सोचे समझे दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर अपनी बंदूकें तान दी। हम वह लाए हैं जो तुमने मांगा था। कई केस खोले गए। अंदर न सिर्फ सोने की ईंटें थीं, बल्कि 20 क्रिस्टल कोर भी थे, तुम्हारी मांग से 10 ज्यादा। स्कॉर्पियन ने अपना एटीट्यूड सबसे सीधे तरीके से साफ कर दिया था। प्रोफेसर जी का चेहरा एक मुर्दे से भी बदतर लग रहा था। पूरी दुनिया तबाह हो चुकी है और तुम अभी भी बाप बनने की कोशिश कर रहे हो। अपने हाथ के एक कैजुअल इशारे से तुमने अपने डायमेंशनल स्टोरेज से कंप्रेस्ड बिस्किट्स का एक विशाल ढेर बाहर निकाला। ये तुम्हारे लिए हैं। स्कॉर्पियन की सांसें पल भर के लिए रुक गईं। उसका दांव सही लगा था। उसने तुरंत तुम्हें गहराई से नमन किया। फिर उसने प्रोफेसर जी की तरफ देखा। रॉक यहाँ ट्रेड करने आया है। हम कोई फालतू की परेशानी नहीं चाहते, लेकिन अगर लाइट हाउस यहाँ कुछ शुरू करना चाहता है तो हम तुम्हारे साथ आखिरी हद तक जाएंगे। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, स्कॉर्पियन के पीछे की बंदूकें एक साथ लोड हो गईं। लाइट हाउस के किसी व्यक्ति ने भींचे हुए दांतों के बीच से कुछ शब्द निकाले। हम जा रहे हैं। एक लाइट हाउस था जो टेक्नोलॉजी और नॉलेज पर बना था, और दूसरा रॉक था जहां ताकत और डिसिप्लिन का राज था। उसके जाने के बाद स्कॉर्पियन ने तुम्हें एक बार फिर नमन किया, और वह भी जल्दी से पीछे हट गया। इन 2 डील्स से तुमने 100 किलो सोना और कमा लिया। सन्नाटा ज्यादा देर तक नहीं रहा। इस बार 3 अलग अलग दिशाओं से 3 काफिले अंदर आए। चारों ओर से झॉम्बीज की गुर्राहट आ रही थी। तीनों गुटों ने लगभग एक साथ जंग की तैयारी करने का ऑर्डर दिया। एक तरफ भारी मशीन गनों और असॉल्ट राइफलों की गोलियों की बौछार थी। दूसरी तरफ अवेकंड लोगों द्वारा छोड़े गए आग के गोले और बर्फ के नुकीले तीर थे। आखिरी जॉम्बी के सिर में गोली लगने के बाद क्वायर एक बार फिर कुछ देर के लिए शांत हो गया। बॉस, हम बैटल एक्स के लोगों को कुछ कहना है। हम आर्क से भी पूरी ईमानदारी के साथ आए हैं। वहां लाइन में लगना शुरू करो। बैटल एक्स इस ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट की असली ताकतों में से एक है। हमें लाइन में कब से लगना पड़ने लगा? बॉस, आपका इससे क्या मतलब है? हम हर जॉम्बीज का सफाया करने के लिए पूरी ईमानदारी से आए थे। मैंने कहा लाइन में लगो। अगर बैटल एक्स के लोग रूल्स फॉलो नहीं करेंगे मैं तुम्हें कुछ नहीं बेचूंगा। बैटल एक्स का अभी भी इस ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा दबदबा है। हमसे दोस्ती करने में तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा एक दोस्त ज्यादा हो या कम। या तो रूल्स फॉलो करो या निकलो और लाइन में लग जाओ। इससे बैटल एक्स की इज्जत का क्या होगा? उस गंजे आदमी ने एक धीमी गुर्राहट दी, जैसे उसने अपना मन बना लिया हो, और अपने पीछे खड़े आदमियों की तरफ तेजी से हाथ हिलाया। इसे यहाँ लाओ। मैं आज सबसे पहले खरीदूंगा, चाहे जो हो जाए। बैटल एक्स के 2 मेंबर्स एक भारी मेटल का केस आगे लेकर आए। किसी ने रूल्स तोड़े? ये डील यहीं खत्म। इसके साथ ही तुमने हाथ हिलाया और सारी सप्लाईज डायमेंशनल वेयरहाउस में डाल दी। पल भर में पूरा सुविधा स्टोर पूरी तरह से खाली हो गया। दोनों गुटों ने उस गंजे आदमी की तरफ देखा। चेहरा पहले ही गुस्से से लाल था। मैं सोना और क्रिस्टल कोर लेकर आया था। ये मैं तुम्हें इज्जत दे रहा था। मेरी इज्जत को मेरी कमजोरी समझने की भूल मत करना। जब बैटल एक्स ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में बोलता है तो किसी की ना कहने की हिम्मत नहीं होती। तुम खुद को समझते क्या हो? मुझे भौंकने वाले कुत्ते पसंद नहीं है। इसकी दुकान के चिथड़े उड़ा दो। गोलियों की बौछार तुरंत सुविधा स्टोर की तरफ आई, लेकिन हर एक गोली एक अदृश्य शील्ड से टकराकर रुक गई। न सिर्फ मैं बैटल एक्स को कभी कोई सप्लाई नहीं बेचूंगा, बल्कि मैं तुम्हारी जान के लिए 100 केस डिब्बा बंद बीफ का इनाम भी रखता हूँ। बैटल एक्स के सभी मेंबर्स अपनी जगह पर जम गए। फिर तुमने अपना हाथ उठाया और उसे हिलाया। 100 केस डिब्बाबंद बीफ जमीन पर प्रकट हो गए। सबका ध्यान उस हट्टे कट्टे गंजे आदमी पर चला गया। तो तुम सब बगावत करने की सोच रहे हो, है ना?
मैं वॉर कैप्टिव्स का तीसरा बॉस हूँ। आर्क ये इनाम ले रहा है, हाइव भी ले रहा है। तुम्हारा क्या तुम भी मुझे धोखा देना चाहते हो? वॉर कैप्टिव्स के मेंबर्स ने एक दूसरे की तरफ देखा। किसी की उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं हुई। एपोकैलिप्स में वफादारी सबसे सस्ती चीज है। अचानक एक ब्लेड उस गंजे आदमी के सीने में घुस गया। हमला करने वाला उसका अपना डिप्टी था। क्यों? तीसरे बॉस, भाइयों को भी तो खाना है। फिर वह सुविधा स्टोर में बैठे लोगों की तरफ मुड़ा। अगर हम बाहर हो जाएं तो यह डील हमारी है, वॉर कैप्टिव्स की। मैं पहले ही कह चुका हूं, मैं वॉर कैप्टिव्स को एक भी सप्लाई नहीं बेचूंगा। उन्होंने अपने ही तीसरे बॉस को अपने हाथों से मार डाला, लेकिन अंत में उन्हें कुछ नहीं मिला। अगर ये लोग अब वॉर कैप्टिव्स के मेंबर्स नहीं हैं, तो मैं बस वॉर कैप्टिव्स के साथ बिजनेस नहीं कर रहा हूं। जहां तक बाकी सब की बात है, वे इसके अंडर नहीं आते। अगले भाग के लिए अभी सब्सक्राइब करें, अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।